नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चहेते इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रिपेयर्ड इंग्लिश थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन 2026 की अपन लेवल 1 लेवल 2 के लिए तैयारी जारी रखवा रहे हैं। आपकी वहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंग्लिश सब्जेक्ट के पार्ट नंबर 43 तक आप पहुंचे हैं। अब 43 नंबर के पार्ट पे आपको सवाल पढ़ना है कि द वर्ड क्विक्सोटिक मीन्स, ये जो शब्द हमें दिया हुआ है क्विक्सोटिक, इसके मायने क्या होते हैं आपका। ये वर्ड पार के अंदर वोकेबलरी के अंदर आपका सिनोनिम का सेक्शन है, समानार्थी भाग है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ये बताएं क्विक्सोटिक किसे कहते हैं। ये वन वर्ड में भी आपसे सवाल पूछा जाता है। क्विक्सोटिक वो इंसान होता है जो अव्यवहारिक होता है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता है और हद से ज्यादा आइडियल्स देता है, हद से ज्यादा आदर्शों की बात वहां पर करता है। थोड़ा कहीं ना कहीं झूठा और पाखंडी भी इसे कहा जा सकता है। ऐसे इंसान को क्विक्सोटिक कहते हैं। एक्सट्रीमली अत्यधिक तौर पर आइडियलिस्टिक आदर्शवादी और साथ में इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारिक नेचर का वहां पर माना जाना चाहिए। तो यहां पर ये रियलिस्टिक यथार्थवादी नहीं होता है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक नहीं होता है, क्विक विटेड जल्दी से आपका बुद्धि चातुर्य को काम में लेने वाला नहीं होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर नरेशन से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जुड़ा हुआ, रिपोर्टेड स्पीच से जुड़ा हुआ सवाल आपके सामने। सवाल है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको वहां पर चेंज करके देना है। यह सवाल एक्सक्लेमेटरी नेचर का है, हाउ से स्टार्ट होके एक्सक्लेमेशन के साथ में खत्म हो रहा है, तो सेड अपना चला जाएगा एक्सक्लेम्ड में। बीच में कनेक्ट करने के लिए इसमें दैट आता है एक्सक्लेमेटरी में, सब्जेक्ट द नाइट पहले आएगा, इसका वॉज बन जाएगा, हाउ हटेगा तो वेरी आएगा, काउड का काउड रहेगा। आंसरेबल सिचुएशन मेरे पास में ये रहेगी कि शी एक्सक्लेम्ड दैट द नाइट वॉज वेरी काउड। ये चीज यहां से ओमिट करें आप। नेक्स्ट पे आ जाएं। अगला सवाल आपके पास में 643 का कि विच टेक्निक इन्वॉल्व्स द टीचर करेक्टिंग ए स्टूडेंट्स एरर बाय रिपीटिंग द अटरेंस करेक्टली विदाउट डिमांडिंग ए डायरेक्ट रेपिटेशन। ये बेटा पीटीई का सवाल है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश का सवाल आपको देखने को मिलेगा। ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें यह शामिल किया जाता है कि टीचर होता है वो बच्चे या विद्यार्थी की त्रुटि है उसको शुद्ध करता है, वहां पर उसे दोहराता है अपने कथन को और वहां बिना किसी प्रत्यक्ष पुनरावलोकन, प्रत्यक्ष पुनरावृत्ति के उसकी डिमांड किए बगैर उन चीजों को सटीक तौर पर प्रेजेंट कर देता। मतलब एक चीज को दोबारा डालना, तो उसका री करना। ठीक है, कास्टिंग हो चुकी है, कास्टिंग को क्या करना आपका, रिकास्टिंग करना। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं हो रही है, वैकल्पिक अवस्था वहां नहीं है, एलिसिटेशन का तो मतलब इसमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये फोनेटिक से जुड़ा हुआ सवाल आ जाएगा आपका, इसका मैनर मैच करना बच्चा। इसमें यह कहा कि द साउंड थ एज इन थिंक इज ए। तो पहली बात तो यह देखना है कि फोनेटिक या फोनोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है, उसमें साउंड को तुम बोलते हो तो साउंड कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। यहां यह ध्यान रखना बेटा, ये जो टर्म है कौन सा, थ वाला, ठीक है, ये फ्रिकेटिव तो कंफर्म है और फ्रिकेटिव अकेले में ही है। फिर अगर आप इसे मैच करेंगे तो दांतों की वहां मदद से इसकी साउंड निकाली जाती है, जीभ दांतों को जाकर हल्का सा टच करती है, थिंग, ठीक है। जो डाउनर टीथ है अंदर की साइड से टंग उन्हें क्या करती है, टच करती। तो डेंटल फ्रिकेटिव दोनों तरीकों से याद कर सकते हो, डेंटल से भी याद रह जाएगा और फ्रिकेटिव से भी इसे याद रखा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़े आप वहां। नेक्स्ट है आपका 645। यह सवाल अपने पास में प्रीपोजिशन का है, पूर्वसर्ग का है, संबंध सूचक अव्यय का सवाल इसे पढ़ा जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस, आपको वहां शुद्ध प्रीपोजिशन है उनका इसमें यूज बताना है। अगला ये कह रहा है कि ही इज कैपेबल, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, कैपेबल के साथ में अव लगता है, ठीक। डूइंग एनीथिंग प्रोवाइडेड ही इज रेस्ट्रेंड, जहां उसे नियत कर दिया जाए, नियंत्रित कर दिया जाए, नियामक स्तर पर रख दिया जाए। हिज फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी से वहां पर। तो इस नेचर में देखते हैं कि रेस्ट्रेंट अपने साथ में फिक्सेशन में क्या लेगा आपका, फ्रॉम लेगा। तो अव फ्रॉम, इसमें ये सोल्यूशन है वो फ्रॉम से अच्छे तरीके से निकल कर आता है, अव वाले पार्ट से वहां पर नहीं आता है। कैपेबल वाला लगभग बच्चों को इजीली याद रहता है। अगले सवाल पे चलें। 646, ये अपने पास में इडियम्स का सवाल है। ये एक तरीके से वोकैबुलरी सेक्शन का ही सवाल अपना हो गया कि द इडियम ए रेड लेटर डे मीन्स, जो लोकोक्ति या मुहावरा अपने पास में ए रेड लेटर डे, ए लाल अक्षरों वाला दिन, इसके मायने क्या होते हैं, इसका मतलब, इसका अभिप्राय, आशय या तात्पर्य वहां पर क्या होता है। तो लाल अक्षरों से लिखने वाले का मतलब है खून से लिखा हुआ। तो अगर खून से कोई लेटर लिखा जा रहा है इसका मतलब वो दिन हद से ज्यादा यादगार है, हद से ज्यादा
सुनहरे पलों का माना जा सकता है या फिर क्रिटिकल पलों का भी हो सकता है। जरूरी नहीं गोल्डन पहलू, दुखद पहलू भी हो सकते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसा वहां पर लेटर या फिर ऐसा अक्षर या ऐसे वर्ड्स या ऐसे शब्द या ऐसी कहानी, ऐसा वहां पर पाठ जो कि लोगों को झकझोर के रख दे, ऐसे महत्वपूर्ण और यादगार दिन को हम कहते हैं ए लेटर डे। कौन सा? रेड लेटर डे। ठीक है, रेड लेटर में केवल बैड नहीं आता है, गुड भी आ जाता है। ठीक है, उसमें बिजी का कहीं पर लिंकेज नहीं है, मॉर्निंग का कहीं लिंकेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करिएगा। अगला सवाल है यहां पर, ये अपने पास में लिटरेरी टर्म का है, साहित्यिक अलंकार का वहां पर बोला जाएगा। ये टर्म अगले ने क्या बोला कि जो लिटरेरी डिवाइस है, एक ऐसी साहित्यिक युक्ति बताएं वेर जहां पर ए स्पीकर एड्रेसेस, एक वक्ता संबोधित करता है, एन एब्सेंट पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति को जो वहां पर है ही नहीं, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक भाववाचक जो विचार है उसको वहां पर बता रहा है। भाववाचक विचार कौन सा? केवल एक कल्पना मात्र का, जिसमें कहीं पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात नहीं करेंगे, भाववाचक संज्ञा की बात नहीं करेंगे, वहां पर एक ऐसा आइडिया जो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो आपका, उसको वहां पर वो प्रेजेंटेशन देना चाहता है। या फिर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, किसी निर्जीव वहां पर वस्तु है उसको वो संबोधित करे। कुल मिला के संबोधन का भाव इसमें आना चाहिए। इसे अपन अपोस्ट्रोफी का नाम देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ऑनोमेटोपिया तो अत्यानुप्रास के लिए आता है, पर्सोनिफिकेशन व्यक्तिकीकरण या मानवीकरण के लिए आता है, सिमिली आपका वहां पर उपमा अलंकार के लिए काम में लिया जाता है। तो यहां ये जो टर्मिनोलॉजी अपोस्ट्रोफी है वो ग्रामेटिकल नोशन में लेकर जाओ तो ये एक पंक्चुएशन मार्क या विराम चिन्ह में काउंट होता है, लेकिन अगर लिटरेरी टर्म में लेकर आओ तो एड्रेसल या संबोधन के लिए इसे जोड़ा जा सकता है। अगली बात पे आए वहां पर, ये अपने पास में नाउन एंड नंबर का सवाल है, संज्ञा और वचन का सवाल यहां पर आपका बताया गया। नाउन एंड नंबर के हिसाब से देखते हैं तो मीडियम जो हमारे पास शब्द है ये मास कम्युनिकेशन के संदर्भ में बहुवचन बोला जाता है, बहुवचन समझा जाता है। तो इसका वहां पर ये पार्ट क्या समझा जाता है? मीडियम खुद एक वचन है, मास कम्युनिकेशन में मीडिया का वह भाग, ठीक है, जो मीडियम के तहत बहुवचन बना है, ये ध्यान देना, ये खुद सिंगुलर है। मीडियम अपने आप में एक वचन है, ये बहुवचन नहीं है। जो मास कम्युनिकेशन में तरह तरह से इसे स्प्रेड करने के बाद जो प्लूरल बना वो क्या बनता है? मीडिया बनता है। तो इसे प्लूरल नहीं मानना, ये सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। अब मीडियम्स ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, मेडी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, मीडियम्स ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा। 649 का जो क्वेश्चन है ये यहां पर सिनोनिम का है, वन वर्ड का है, दोनों को एक साथ वहां पर काउंट करके इसमें रख सकते हो वोकैबुलरी सेक्शन में। ये जो शब्द है वेनरेट, वेनरेट शब्द हमें क्या अर्थ वहां पर देता है? वेनरेट का मतलब जो श्रद्धेय है, परम आदरणीय है, परम पूजनीय है, जिसकी आप पूजा कर सकते हैं और अंतरतह तक या फिर अंतःकरण से अगले का आदर या सम्मान करते हैं। वो पार्ट अपने पास में किस में आता है? टू वर्शिप और टू रिस्पेक्ट डीपली में आपका वहां पर लिया जाएगा। गहन तौर पर किसी का सम्मान करना या फिर पूजा अर्चना करना, यह वेनरेट पार्ट में लिया जाएगा। पार्ट नंबर जो आपका 650 वाला है, इसमें हमसे टीचिंग मेथड से रिलेटेड पार्ट पूछा गया। शिक्षण विधि या शिक्षण पद्धति है, उससे जुड़ा हुआ पार्ट आपका पूछा गया। सवाल यह आपका कि सजेस्टोपीडिया है, उसके पार्ट के अंदर वहां पर अगला क्या प्रोसेस, क्या एक्शन, क्या स्टेप है उनको काउंट करवाता है। उसमें लर्निंग एनवायरनमेंट या सीखने के लिए जो माहौल दिया जाता लर्नर को, ऑब्वियसली रिलैक्स्ड नेचर का, राहत से भरा हुआ होता है। बट उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उसके लिए क्रूशियल काउंट किया जाएगा, जिसे बड़ा महत्व वहां पर दिया जाएगा। तो सजेस्टोपीडिया बच्चे के लिए बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाला एक मैनर जरूर होगा, लेकिन उसे रिलैक्सेशन तक लाने के लिए, रिलैक्स्ड जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो जनरेट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हम ये चाहेंगे कि बच्चा जहां पर बैठकर पढ़ रहा है उसका सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसे म्यूजिकल क्वालिटी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में भी अवेलेबल करवा दी जाए। इसमें स्ट्रिक्ट नेचर नहीं आएगा और स्ट्रिक्ट ड्रिल्स तो हो ही नहीं सकती हैं।
इसमें जो टेंस टेस्टिंग है, टेस्टिंग भी वहां पर कांस्टेंट नेचर पर नहीं आएंगी, लगातार नहीं आएंगी, और केवल नेटिव स्पीकर टीचर की आवश्यकता नहीं है, बाहर का भी हो सकता है। मेनली जो कंफर्ट जोन है ना, वो हर हाल में आपका आना चाहिए। वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर सिमिलर इन मीनिंग या फिर आपका सेम इन मीनिंग के नाम से जो नजदीकी पार्ट आपका है वो बताना है। इसका करीबी अर्थ है। इंग्लिश में कंप्लीटली पर्यायवाची देखने को नहीं मिलते हैं, करीबी अर्थ देने वाले, लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो वर्ड हमें दिया है डिस्पैराइट। ये जो पार्ट है इससे जुड़ा हुआ, इसमें कौन सा रहेगा? बाकी तीन जो हट जाएंगे वो एंटोनिम की तरफ आप ले जाएंगे। ये डिस्पैराइट वाला वो नहीं है, डीई वाला नहीं, डेस्परेट निराश वाला नहीं है, ये DIS का है। ये होता जब चीजें अलग होती हैं, जहां पर वैरायटी आती है, आपका कहीं डिस्टिंग्विशमेंट आता है, डिफरेंस तुम्हें बताया जाता है, वह डिफरेंट नेचर इसके तहत देखने को मिलेगा। ये सिमिलर इसका एंटोनिम है, इक्वल इसका एंटोनिम है, जॉइंड है, ना इसका एंटोनिम है और ना ही इसका वहां पर सिनोनिम है। 652 है। इस वाले पार्ट में अगला ये चाहता है कि दिए हुए सेंटेंस के अंदर मुझे स्पोका में कुछ छांटना है, सोका में कुछ आपका छांट कर देना है। अगला ये कह रहा है कि द सेंटेंस मच हैज बीन सेड अबाउट दिस इशू, कि इस इशू के ऊपर काफी कुछ बोला गया है, काफी कुछ कहा गया है। तो इस सेंटेंस विशेष में सब्जेक्ट कौन है आपका? कौन इसमें आपके लिए नॉमिनेटिव केस में आ रहा है? तो आप देखेंगे किसके साथ वर्ब का सिंटेक्स या कंकड़ या एग्रीमेंट बना है, तो हैज बीन का ये सिंटेक्स मच के साथ बना है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नेचर में। तो मच यहां पर सब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन ये ध्यान देना ये डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट का काम यहां पर नहीं करेगा। तो ये पैटर्न अपने पास में आता है SPOCA के अंतर्गत या SVOCA के अंतर्गत। अगर इस एब्रिविएशन को तुम ओपन करते हो तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अजंक्ट है, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और अजंक्ट के रूप में। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आओ। द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉप डाउन प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इन्वॉल्व्स, ये सवाल अपना रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स का, संप्रेषण के कौशल हैं उनके अंतर्गत इसे बोला जाएगा। ठीक, जो आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग से जुड़ा हुआ सवाल बनता है। ये जो फ्रेज है ना टॉप डाउन, ऊपर से लेके, शीर्ष से लेके नीचे तक, आपका अर्श से लेके फर्श तक, ये जो प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रियात्मक स्थिति है जिसमें TLP, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंक्लूडिंग TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उनको शामिल करते हुए किस तरीके से आप स्कीमा यूज करोगे, इंफॉर्मेशन यूज करोगे, लैंग्वेज में नॉलेज का जो ट्रांसफरेंस है वो किस तरीके से किया जाएगा। जो प्री स्कीमा है, बच्चे के पास पहले से कोई सूचना है, वो विद्यमान है, वो जानता है आपका उस नॉन से कहां लेकर जाना, अननोन की तरफ या फिर न्यू स्कीमा की तरफ लेकर चले जाना। तो पूर्ववर्ती ज्ञान है उसको काम में लेंगे, उसी कंटेक्चुअल पैटर्न में उसे समझाते हुए नई सूचना के साथ में उसे एसोसिएट करेंगे, लिंकेज देंगे और फिर आपके टॉपिक या कंटेंट के मेन आइडिया तक उसे वहां पहुंचाएंगे। मतलब यूजिंग प्रायर नॉलेज एंड कंटेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। यहां कहीं पर भी इंडिविजुअलिटी, जो व्यक्तिगत आपका आधार है, उस पर नहीं रखा जाएगा ध्यान कि आप खाली फोनेटिक्स तक सीमित हो जाओ, साउंड्स तक, फोनोलॉजी तक नहीं। केवल आपका वर्ड्स जो आपके पास में टेक्सुअल मॉर्फोलॉजी है वहां तक हो जाओ, वो काउंट नहीं किया जाएगा। यहां पर किसी एक शब्द तक आते आते आप केवल डिकोड करके रुक जाओ, स्टॉपिंग नेचर नहीं होगा। या फिर आपके स्पीकर का जो टोन है, मतलब टीचर है यहां पर स्पीकर, वो फैसिलिटेटर का काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक तरीके से हार्डमैन का काम कर रहा है। वो बच्चों के सवाल पूछने पर, क्रॉस क्वेश्चन करने पर उन्हें इग्नोर कर देता है, उनकी उपेक्षा या उनकी अवहेलना वहां कर देता है। 654 में वर्ड फॉर्मेशन, शब्द जो निरूपण है जिसके अंदर से प्रीफिक्स का नेचर पूछा गया कि आप ये बताओ ऐसा कौन सा प्रीफिक्स है जिसमें फॉल्स का मीनिंग निकलता है, असत्य का या फिर झूठे का मीनिंग निकलता है, जो बनावटीपन का भाव आता है, केवल दिखावे का भाव आता है।
जो रियल एग्जिस्ट नहीं करे। 4 प्रीफिक्स तुम्हारे पास में है, जिसमें नियो है, प्रोटो है, शूडो है, मैक्रो है। नियो कहीं ना कहीं आपका कुछ न्यूवर अप्रोच को लाने वाला है। प्रोटो है जो फर्स्ट या बिगिनिंग या कमेंसिंग एटीट्यूड का है। मैक्रो है जो साइज के लिए मैटर करता है, लेकिन जो छद्मवेशी अवस्था में है, जो दिखता वैसा होता नहीं, जो होता है वैसा दिखता नहीं है, उसे अपन कहते हैं शूडो। ये चारों के चारों प्रीफिक्स हैं, ये एक एक अलग अलग अर्थ आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। सफिक्स का मीनिंग हो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रीफिक्स का जो मीनिंग है वो होना जरूरी है। 655 पे चूज द करेक्ट यूसेज ऑफ द सब्जंक्टिव मूड। जो मूड में ये पैटर्न आया ना, सब्जंक्टिव वाला, ये बहुत बार बच्चे को इसलिए कंफ्यूज कर देता है कि वो केवल स्ट्रक्चर तक जोड़ देता है, सिंटैक्स तक जोड़ देता है। इसमें सिंटैक्टिक नेचर के साथ सिमेंटिक नेचर का भी होना जरूरी है। ये जो सब्जंक्टिव वर्ड होता है वो किसी ना किसी चीज को इनहेरिट कर जाता है। जो अप्लाई हो रहा है उसको एक्सपोज नहीं करेगा, एक्सप्लिसिट नेचर में बताएगा नहीं, बल्कि उसे इनहेरिटेड मैनर के अंदर लेकर चला जाएगा। जैसे आप गौर करो, ही के साथ में यहां पर सबमिट्स, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इन्फ्लेक्शन है एस, तो ये तो करेक्ट ग्रामेटिकल पैटर्न में है। कहां हाइड किया इसने? नहीं किया, तो ये सब्जंक्टिव नहीं होगा। यहां पर आप देखते हैं ही के साथ में पास्ट फॉर्म में सबमिटेड लगाया हुआ है, लेकिन यहां ग्रामेटिकल पार्ट में इधर का सेक्शन है, ये ना हाइड कर रहा है ना कोई फालतू रिवीलिंग दे रहा है आपका। हालांकि इनकरेक्ट जरूर है, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यहां पर ये प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन, लेकिन किसी चीज को हाइड नहीं किया गया। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन यहां लगा, लेकिन इसका इन्फ्लेक्शन यहां पर हाइड हो गया, और ये इन्फ्लेक्शन का हाइड करना ही ये किस में आ जाता है? सब्जेक्टिव मूड में आ जाता है। मतलब ग्रामर है, लेकिन उसे रिवीलिंग या एक्सपोजर के मोड में डाला नहीं जाता है। ये अलग से एक पार्ट बना लें आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसी नाम से इसे देख लें। इसे मॉडल ऑक्सिलियरी है, उसके आसपास नहीं लेकर जाएंगे। वह मूड और ये मूड अलग अलग है। द लिटरेरी डिवाइस वेयर द साउंड ऑफ ए वर्ड मिमिक्स इट्स मीनिंग इज। लिटरेरी टर्म या लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच, इसके नाम से इस क्वेश्चन को तुम फाइंड आउट कर सकते हो। यहां 4 तुम्हें लिटरेरी डिवाइसेस दिए हुए हैं, जिसमें पहला तुम्हारे पास में अलिटरेशन है, अनुप्रास, जिसमें वर्ड्स के स्टार्टिंग जो साउंड्स हैं, लेटर्स की बात नहीं करेंगे, साउंड्स रिपीट होते रहते हैं। असोनेंस में जो वाउल साउंड है वो वर्ड्स के बीच में रिपीट होता है। कॉन्सोनेंस है, उसमें कॉन्सोनेंट साउंड है, वो वर्ड्स के बीच या आगे चलकर रिपीट होता है। ये असोनेंस और कॉन्सोनेंस है, वो अलिटरेशन की ही प्रोजिनी के रूप में काउंट होते हैं। लेकिन जब साउंड का मिमिक्री का पार्ट आ जाता है, या केवल वहां पर साउंड ही हमें उस चीज की पहचान करवाती है, वो पार्ट अत्यानुप्रास में आता है, जिसे ओनोमेटोपिया के नाम से जाना जाता है। इसमें अलिटरेशन या असोनेंस या कंसोनेंस ऐसे नेचर को शामिल नहीं किया जाता। अगले सवाल पे आओगे, ये अपने पास वर्ब पैटर्न के अंदर भी मीनिंग को पूछ रहा है, सिनोनिम के नेचर में, वोकैबुलरी सेक्शन में, कि द वर्ब टू रिसाइन, फुल इंफिनिटिव है, टू इंफिनिटिव है आपका वहां पर, ओपन इंफिनिटिव, कंप्लीट इंफिनिटिव है, जो नॉन फाइनाइट के तहत आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें रिसाइंड है। रिसाइंड के मायने क्या होते हैं? रिसाइंड क्या बताता है? किसी चीज को निरस्त करवा देना, या उस चीज को वहां पर प्रेशर के साथ में रोक देना। या तो पार या प्रेशर या स्ट्रेंथ काम में लेके उसे रोक देते हो, या उसे निरस्तीकृत अवस्था में वहां पर रख देते हो, तो ये नेचर आता है टू रिवोक और टू कैंसल का। एनफोर्सिंग नेचर नहीं है, अपीलिंग नेचर नहीं है, पोस्टपोन का नेचर भी वहां नहीं रहेगा। 658 के तहत द मेन डिफरेंस बिटवीन एलिसिटेशन एंड ड्वेलिंग इज। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा शब्द आपको देखने को मिला है, ये फिर से आप पीटीई प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के अंतर्गत ले जाकर मेथोडोलॉजी या पेडागॉजिकल मैनर के साथ में अटैच कर सकते हो। 2 शब्द तुम्हारे पास में हैं। पहला शब्द आपका एलिसिटेशन है और दूसरा आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग तो बहुत बार आपको बताया हुआ है, प्रैक्टिस के सेंस से जोड़ा जाता है, लेकिन एलिसिटेशन है। एलिसिटेशन होता है जब किसी पार्ट को फर्स्ट टाइम प्रोटो नेचर में प्रोड्यूस करते हो, स्टार्टिंग नेचर में आप उसे किसी के सामने रिवील करते हैं,
सामने लेकर आते हैं, वह पार्ट एलिसिटेशन कहलाता है। और उस प्रोडक्शन को आप डिक्रीज नहीं करेंगे, उसे वहां पर एलिमिनेट नहीं करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे, उसे इंकरेज करने का काम करेंगे, एलिसिटेशन उसके तहत आता। लेकिन ड्रिलिंग क्या करता है, जो चीजें प्रैक्टिस के नेचर में बार बार अगेन एंड अगेन इन्हें रिपीट करने का काम करवाते हैं, वो ड्रिलिंग नेचर में आता है। एलिसिटेशन में भी इंकरेजमेंट है, ड्रिलिंग में भी इंकरेजमेंट है। एलिसिटेशन प्रोडक्शन में है, ड्रिलिंग आपका वहां पर रेपेटिशन में है। अगले सवाल पे आओगे, आइडेंटिफाई द जेरेंड फ्रेज, जीपी कहते हो जिसे आप, इन द सेंटेंस। ये अपना पैटर्न चलता है फ्रेज एनालिसिस में। अलग अलग प्रकार का जो फ्रेजेस का विश्लेषण होता है उसके अंतर्गत इसे काउंट किया जाता है। तो जेरेंड फ्रेज है, उसमें आप ये देखें कि कहां पर मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नजर आता है। तो आप देख सकते हो ये अकेला रहा, इसके अलग कहीं पर नहीं है। जो हैविंग टू वर्क है ये ऑब्जेक्ट का काम भी करेगा। जेरेंड अपने आप में नाउन का प्रीफरेंस भी लेकर आता है, भले ही वो दिखने में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का काम कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोप्थोंग? मोनोप्थोंग पार्ट सिंगल एंड प्योर साउंड है आपका, एक सिंगल वाउल साउंड है, उसके अंतर्गत आपका देखा जाएगा। तो ये पैटर्न आपके पास में फोनोलॉजी, फोनेटिक्स उनकी तरफ चला जाता है, उधर टेंड टू कर जाता है। ओई साउंड आपके पास में डिप्थोंग या वाउल ग्लाइड है आपका, ईएस साउंड आपका डिप्थोंग या वाउल ग्लाइड है, ए साउंड भी आपका डिप्थोंग या वाउल ग्लाइड है। एकमात्र साउंड आपके पास में ये रहा जो कि प्योर वाउल या फिर मोनोप्थोंग के रूप में काउंट किया जाएगा। These were today's 20 questions to get benefited from them। मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में वहां पर नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा के।